हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और अपनी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई बहुत ही एक अच्छी लेवल की चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है। थोड़ा ठंड है बस, 10 और 15 दिनों की बात है, उसके बाद फिर से गर्मी तो आना ही है। ठीक है। तो बस ठंड पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना पढ़ाई आपका जो है रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी कीमत में। ये जो टाइम है, ये टाइम फिर वापस आपको मिले या ना मिले, जो समय है ये समय फिर नहीं मिलेगा। ठीक है। समय तो कल तो आज था, फिर कल होगा, फिर आज होगा, लेकिन जो समय जो बीत जाएगा ना, वो बहुत क्रिटिकल समय है। ठीक है। चलिए, हर पर डे की एक दो लाइन से शुरुआत जो हम लोग करते हैं। चलिए, क्या है दो लाइन? हो चुका आगाज रन का, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष जारी है। इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष जारी है। दोस्तों, ये जो दो लास्ट का जो दो लाइन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके हम लोग जितने भी दोस्त, मेरे दोस्त हैं, सबको, सबके के लिए ये जो है ना, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष जारी है। जब तक आप नींद चैन को ना त्यागे ना, तो सफलता आपसे बहुत दूर है। इसीलिए नींद चैन को त्यागो और आ जाओ रण भूमि में, और हमको अब रन करना है। ठीक है दोस्तों। बस इसी वाणी से और इसी वर्ड के साथ हम लोग आज के क्लास शुरुआत करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, हम लोग आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखते हैं। क्या है जी? हम्म। क्या है जी फर्स्ट क्लास? देखिए, तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ अपना। ठीक है। पेन, ओ यार, थोड़ा कलर दूसरा, ये सही रहेगा। चलो ठीक है। बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्केल दैट कंपेयर टू सिमिलर यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम? ठीक है। वो स्केल का नाम बताएं जो कि सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है। देख रहे हैं ना? व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्केल दैट कंपेयर टू सिमिलर यूनिट, कंपेयर टू सिमिलर सिमिलर यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम। ठीक है। इन डिफरेंट सिस्टम, बताइए कौन स्केल हो? प्लेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, या फिर स्केल ऑफ कॉर्ड है, या फिर कंपेरेटिव स्केल है? बताइए, वो कौन सा स्केल है जो कि सिमिलर है बट डिफरेंस है? ठीक है। सिमिलर टू सिमिलर यूनिट्स, दो सिमिलर यूनिट्स के साथ वो डिफरेंट यूनिट है, उसका डिफरेंट सिस्टम है। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो कौन सा स्केल होता है? वो एलवेज आपका कंपैरेटिव स्केल होता है। ठीक है, कंपैरेटिव स्केल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि दिस स्केल इज ए कंपेयर टू सिमिलर यूनिट्स बट डिफरेंट सिस्टम। सिमिलर यूनिट है बट इसका जो सिस्टम है डिफरेंट है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव स्केल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए, ये जो आपका, आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका एक्स मार्किंग है, यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज मार्क एज एक्स। एक्स जो मार्क किया गया है, ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है? फ्री बोर्ड है, केनाल बोर्ड है, केनाल बेड है, या फिर बर्म है, या फिर बैंक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग देख रहे होंगे, अगर ये मेरा मान के चलिए कि, ओ सॉरी, इस टाइप से मेरा केनाल है। ठीक है। और ये जो यहाँ से जो ये स्पेस छोड़ा जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलवेज फ्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, फ्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्री बोर्ड बोलते हैं। जो कि जो एक्स जो डायरेक्शन ये इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है? फ्री बोर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, भाट गैस, सॉरी, विच गैस इज मेनली प्रोड्यूस इन सेप्टिक टैंक? सेप्टिक टैंक मेनली जो होता है, वो किस टाइप का गैस प्रोड्यूस करता है? बताइए। ऑक्सीजन? एकदम नहीं। नाइट्रोजन? एकदम नहीं। हाइड्रोजन? एकदम नहीं। H2S? ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस प्रोड्यूस करता है कौन? सेप्टिक टैंक। ठीक है। कौन सा गैस? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है दोस्तों। बताइए, वाट परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है जी? कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, हाँ, बताइए। 5%, 10%, 15%, या फिर 20%? कितना होता है? ये सब क्वेश्चन तो गलती होने का चांस नहीं है, फुल टॉस बॉल है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल गिरना चाहिए। बताइए, हमको निकालना है, क्या निकालना है? व्हाट इज अ मास ऑफ 10 mm डायमीटर ऑफ अ स्टील बार पर मीटर, बार पर मीटर निकालना है। ठीक है, उसका वेट निकालना। देख रहे हैं, केजी में दिया गया। कितना होता है? इस फॉर्मूला इसका
डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162। डी मेरा डाया कितना है, 10 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 162। देखिए तो कितना जाएगा, 162 क्या हो जाएगा जी, 3.02 या फिर 3 या फिर 6 इसका स्क्वायर करेंगे, 10 नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, 162, 3.17। 3.17 जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये टर्म को सॉल्व कीजिएगा, तो आपका कितना आएगा, 0.317 kg आएगा, ठीक है। 317 kg आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेंज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेंज टू फाइंड बीसी सॉइल। बीसी सॉइल के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसका रेंज क्या होता है बताइए। 0.25 से 45, 40, 0.40 से 0.80, फिर 80 से 1 या फिर 2 से 3, बताइए। बीसी सॉइल के लिए, बीसी ऑफ सॉइल के लिए जो आपका जो फैक्टर सेफ्टी का जो रेंज होता है एलवेज कितना होता है, 2 और 3 होता है, ठीक है। 2 से 3 तक होता है, आपको ध्यान देना है कि 2 से 3 तक होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं लगे तो उस क्वेश्चन को आप जरूरी अपना कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है। बताइए इजी क्वेश्चन है, इसको तो नहीं बताएंगे, पक्का नहीं बताएंगे, एकदम नहीं बताएंगे। बताइए क्या इसका आंसर है। 3.14 किसका होता है जी, बताने की जरूरत है, हमको तो नहीं लगता बताने की जरूरत है, ये सब बता देंगे तो फिर दिक्कत ना है। बताइए विच मेथड डिटरमाइनिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बाय रैंकाइन फार्मूला। बताइए रैंकाइन फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, जो इसका फार्मूला जो यूज़ करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का निकालने के लिए, तो उनमें से क्या वो कौन सा मेथड होता है, किस मेथड के अंदर आपका रैंकाइन फार्मूला आता है। उसे क्या हम लोग ड्रॉपिंग मेथड बोलते हैं, ड्रॉपिंग वेट एकदम नहीं, मेथड ऑफ लोडिंग एकदम नहीं, अर्थमेटिकल मेथड एकदम नहीं, तो एनालिटिकल मेथड होता है, जो कि एनालिटिकल मेथड होता है जो आपका बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करता है, और उसी के अंदर आपका रैंकाइन फार्मूला भी होता है, ठीक है। देखिए मेनली आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है। ठीक है, तो आपका जो मेथड हो गया उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। देखिए बताइए आपको ये फिगर पूरी तरह से विजुअल होता होगा, बताइए कि ये किस टाइप का पाइल है, इंड बेयरिंग पाइल है, कंपैक्शन पाइल है, फ्रिक्शन पाइल है, या फिर सीट पाइल है। बताइए तो किस टाइप का पाइल है ये, बताइए। इंड बेयरिंग पाइल क्या होता है, इंड बेयरिंग पाइल वैसा पाइल होता है जो कि जैसे ही हम लोग किसी भी सॉइल के अंडर, जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे ना, तो उसका जो इंड पॉइंट होता है, मतलब जो जैसे जैसे हम लोग सॉइल के नीचे जाते हैं, ठीक है, तो जो पायल जैसे जैसे पायल जो है, मतलब जो पायल है जैसे जैसे नीचे जाएगा ना, और वो जब तक नीचे जाएगा, जब तक नीचे जाता रहेगा तब तक उसको, कब तक कि जब तक उसका जो इंड पॉइंट है वहाँ पर हार्ड स्टार्टर ना मिल जाए। जैसे ही हार्ड स्टार्टर मिल जाएगा वैसे ही वहाँ पर रेस्ट हो जाए, रुक जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड बेयरिंग पाइल बोलते हैं, ठीक है। कंपैक्शन पाइल जनरली इसमें आप कंपैक्शन पाइल में किस टाइप का सॉइल यूज होता है, लूज सॉइल यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर लूज, जो भी लूज सॉइल होता है, ग्रेनुलर सॉइल होता है, वैसे सॉइल में हम लोग कौन सा पाइल यूज करते हैं, तो कंपैक्शन पाइल यूज करते हैं। फ्रिक्शन पाइल, कोहेजनलेस सॉइल, ग्रेनुलर सॉइल, अभी आपको कोहेजनलेस सॉइल है। जैसे ये जो देखिए क्या है, नेम द व्हाट इज द नेम ऑफ पाइल, किस टाइप का पाइल है आपका, आपका एलवेज फ्रिक्शन पाइल है, सॉरी फ्रिक्शन पाइल के बारे में, सॉरी फ्रिक्शन पाइल जो होता है क्या, ग्रेनुलर पाइल होता है, ठीक है। फ्रिक्शन पाइल जो होता है जनरली हम लोग का जो यूज़ हम लोग करते हैं फ्रिक्शन पाइल को, कहाँ यूज़ करते हैं, तो ग्रेनुलर सॉइल में, ठीक है, कोहेजनलेस सॉइल में, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो गया आपका सी इज राइट आंसर। बताइए विच मेथड ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन इज सुटेबल फॉर द डेप्थ ऑफ 6 to 8 मीटर रेंज। बताइए इस साइट एक्सप्लोरेशन का मेथड दिया गया, ठीक है, और पूछ रहा है कि कौन सा मेथड सुटेबल होगा फॉर 6 to 8 मीटर रेंज के लिए। 6 to 8 मीटर रेंज के लिए जो आपका मेथड सुटेबल होगा उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बोरिंग, क्या बोलते हैं, अगर बोरिंग बोलते हैं, ठीक है। उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बोरिंग, सी इज राइट आंसर। बताइए क्या है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस डिस्टेंस मेजरिंग फ्रॉम टू द चेन टू ऑब्जेक्ट ऑफसेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज द लेटरल सरफेस डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द चेन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेन से ऑब्जेक्ट के लिए उसे हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं, या फिर आपका लॉन्ग ऑफसेट बोलते हैं, शॉर्ट ऑफसेट बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मेरा ये चेन लाइन है, ठीक है, और यहाँ मेरा को ऑफसेट है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट है। ये आपका तो ये लेटरल डिस्टेंस हो रहा है ना, लेटरल डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इन रेल ड्यू टू नॉर्मलिटी ऑफ ए हैवी लोड। बताइए, उस डिफेक्ट का नाम बताया जो कि रेल में होता है ड्यू टू किसी कारण से, एबनॉर्मल मतलब हैवी लोड की वजह से। हैवी लोड की वजह से जो आपका रेल में जो डिफेक्ट होता है, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉगिंग बोलते हैं। हैवी लोड की वजह से जो आपका डिफेक्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, हॉगिंग या फिर बियर या फिर क्रीप या फिर किंग, क्या बोलते हैं उसे। जैसे कोई एक, ये मान के मेरा ये पेमेंट सरफेस है, ठीक है, पेमेंट कोई रोड है, और रोड में जैसे यहाँ कोई व्हील मूव कर रहा है, ठीक है, व्हील यहाँ से व्हील मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो होगा आपको कंटिन्यूअस मूवमेंट होगा। जैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होगा, इसमें जब हैवी लोड होगा तो क्या करेगा, इस सरफेस को तोड़ और मोड़ देगा, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पर लोड इसका ज़्यादा है, अगर इस व्हील अगर का लोड ज़्यादा है और ये मेरा सरफेस है, तो वो जो मेरा इस सरफेस को तोड़ने का कारण, मतलब ये सरफेस जो, ये जो पेमेंट सरफेस है, इसको डिफेक्ट जो होगा ये किसके कारण से होगा, ये व्हील की वजह से। क्या होगा, क्या करेगा व्हील, व्हील का हैवी लोड के कारण जो यहाँ का जो मटेरियल है क्या करेगा, वो मटेरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वियर एंड टियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर उसी तरह वैसी कंसेप्ट से यहाँ बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इन ए रेल ड्यू टू एबनॉर्मल ऑफ हैवी लोड, ठीक है, हैवी लोड की वजह से वो क्या होता है, वियर कर देता है, ठीक है, वियर एंड टियर कर देता है, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है। ना कि क्रीप करेगा, ना ही किंग करेगा, ना ही हॉगिंग करेगा, ठीक है। बताइए, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट। बताइए, कौन सा मेथड है जो कि हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड मेथड है जो कि हम लोग एक्सीडेंट जब होता है उस टाइम हम लोग अवॉइड कर देते हैं। बताइए, वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट या फिर डज डूइंग थिंग इन वन वे ऑन वे, या फिर परफॉर्मिंग विद हाई स्किल वर्कर परफॉर्म प्रैक्टिस, या फिर ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन रिलेटिव टू जॉब मशीन एंड वर्किंग प्लेस। बताइए, किसको हम लोग अवॉइड करते हैं, तो एलवेज हम लोग ऑप्शन नंबर डी को अवॉइड करते हैं, बाकी ये सब को अवॉइड नहीं करते हैं। वियरिंग सेफ इक्विपमेंट, डूइंग थिंग इन ऑन वे परफेक्ट, परफॉर्मिंग विद हाई स्किल वर्कर वर्किंग प्रैक्टिस, ठीक है। जो हम लोग अवॉइड करते हैं, क्या बोल रहा है, अवॉइडिंग एक्सीडेंट, हम लोग किसको ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन को हम लोग अवॉइड करते हैं, जिसके कारण आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अवॉइड करने के लिए बोल रहा है कि हम लोग किसको अवॉइड कर देते हैं, तो हम लोग इसी को अवॉइड करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग अवॉइड करते हैं, तब जाके आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। बताइए, क्या है ये, द नेम ऑफ क्लिनोग्राफ, ये क्या मेजर करता है। बताइए, ये क्या मेजर करता है, टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एकदम नहीं। टू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, एकदम नहीं। टू ड्रॉ ए क्या, टू ड्रॉ इंक्लाइंड लाइन एट एन एंगल, या फिर टू ड्रॉ ए फ्री हैंड लाइन, एकदम करेक्ट आंसर, टू ड्रॉ ए इंक्लाइंड लाइन ऑफ एन एनी एंगल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, क्या पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है। इनमें से और के गो स्टेटमेंट है जी, 4 गो स्टेटमेंट है, ए बी सी, सॉरी 5 गो है, डी ई, 5 स्टेटमेंट है। अब पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये स्ट्रीम लाइन, अच्छा फ्लूइड से पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन सा हमको ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 स्टेटमेंट दिया गया है, इसको सॉल्व करने का क्लू क्या है, इसको सॉल्व करने का टेक्निक यही है कि सबसे पहले जो आपको आता है, चाहे स्ट्रीम लाइन का डिफिनेशन आपको आता होगा, चाहे पाथ लाइन का आता होगा, चाहे क्या बोलते मतलब जिसका पूछ रहा है, अगर उसमें से किसी का भी आता होगा, पहले आप उसको टिक कर लें और देख लें कि क्या उस मेरा 100% हमको पता है कि हाँ इसका स्ट्रीम लाइन का फॉर्मूला, सॉरी डेफिनेशन ये होता है, और वही पूछ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। स्ट्रीम लाइन इज ए कर्व connecting all point in a flow along with a fluid particle moving in time। बताइए, क्या ये सही है। स्ट्रीमलाइन इज ए कर्व कनेक्टिंग ऑल पॉइंट in a flow along which is fluid particle moving in time।
एकदम नहीं, ये गलत है, स्ट्रीमलाइन का डिफिनेशन नहीं है। ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है कि ट्रू स्ट्रीम लाइन कैन नेवर क्रॉस इच अदर, एकदम सही है। जब भी आपका स्ट्रीम लाइन होगा वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है। सी देखते हैं क्या है कि फॉर अ स्टडी फ्लो, पाथ फ्लो, अ स्ट्रीम लाइन एंड अ स्ट्रीक लाइन आर कोइंसाइड, क्या ये कोइंसाइड होता है? फॉर स्टडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन हो गया, पाथ लाइन हो गया, स्ट्रिक लाइन हो गया, क्या तीनों कोइंसाइड करता है? जी एकदम करता है। ठीक है, तीनों एक जगह कोइंसाइड करता है इन केस ऑफ स्टडी फ्लो कंडीशन। ठीक है, तो मेरा बी सही है, बी सही है तो बी मेरा ये हो सकता है, और सी सही है, बी सी सही है, सी ये भी हो सकता है। ठीक है, बी सी ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तीनों में कौन ज़्यादा करेक्ट है। द सेपरेशन बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। द सेपरेशन बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, क्या वो प्रोपोर्शनल होता है? एकदम नहीं। ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ बोल रहा है प्रोपोर्शनल, एकदम नहीं। ये क्या था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो ये मेरा गलत हो गया। पाथ लाइन एंड स्ट्रिक लाइन ओरिएंटिंग फ्रॉम ए पॉइंट इन फ्लो कैन नेवर इंटरसेक्ट एल्स वेयर इन फ्लो, एकदम गलत, ये भी गलत है। तब मेरा डी गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ई गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो मेरा बच गया क्या? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। इसी तरह आपको जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं सबको आपको किस टाइप से करना पड़ेगा? अगर जो पहले आपको आ रहा है, जिस क्वेश्चन में आप मतलब 100% श्योर हैं कि ये मेरा हम पढ़े थे, जिसे हमको हमको जिसे हम जान रहे थे कि स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। जैसे हम देखें ये स्टेटमेंट को, तो हमको उसको ये सही लगा था, हम उसको सही मार दिए। फिर हम जान रहे थे कि ये जो आपका स्टडी लाइन होता है, स्टडी फ्लो में आपका स्ट्रिक लाइन हो गया, स्ट्रीम लाइन हो गया, और आपका पाथ लाइन हो गया, ये कभी क्या है? कंसाइड करता है, कंसाइड करता है। ठीक है, कॉन्साइड। ठीक है, जो कि हमको ये पता था, तो हम ये भी सही हुआ। तो बेसिकली ये दोनों सही हुआ। इसके बारे में जान रहे थे कि दैट टू सेपरेशन, सेपरेशन जो होता है स्ट्रीम लाइन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वेलोसिटी, लेकिन यहाँ बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि ये गलती हो गया। ठीक है, डी गलती हो गया, तो ये गलती हो गया। फिर ये वाला तो हम लोग पहले ही पता था, तो इसको काट दिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसी टाइप से ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ साथ कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, जो कि आपको जानकारी रखना पड़ेगा। ठीक है, बताइए। रेनफोर्समेंट, रेनफोर्स कंक्रीट हैविंग अ विड्थ कितना है? 250 mm है। इफेक्टिव डेप्थ कितना? 400 mm है। विथ है 415 स्टील यूज़ किया, एफ ई 415 यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, आई एस 4562,000 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ओवर टेंसाइल रेनफोर्समेंट कैसे निकलेगा जी? मिनिमम और मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा बताइए? किसके किसके केस में है? बीम के केस में है। बीम के केस में मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या आता है? 0.4% बी डी मैक्सिमम के लिए, क्या ए एस टी मैक्सिमम क्या होता है? 0.04 बी डी। ठीक है, 0.04 बी कितना है? 250 इंटू डी कितना है? 400। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ आप आएगा क्या है? मिनिमम मैक्सिमम 3500, 4000, 2000, मैक्सिमम निकाल दीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं दिया गया है। अगर 3500 यहाँ है और यहाँ भी 3500 रहता, तो फिर हमको आगे मिनिमम भी निकालने का रिक्वायर्ड रहता, लेकिन उसके लिए हम लोग भी निकाल सकते हैं। ए एस टी मिनिमम क्या होता है? ए एस टी मिनिमम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी? बताइए। एरिया पर स्टील डिवाइडेड बाई बी डी इजकल टू 0.85 डिवाइडेड बाई एफ वाई। ठीक है, इस फार्मूला से आप एरिया पर स्टील, मिनिमम एरिया पर स्टील निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे आपका मिनिमम एरिया पर स्टील निकल जाएगा। जैसे ही आपको इसको गुना कीजिएगा, कितना हो गया? 25 चौक 100 गुना 4, 4 चौक 25 चौक 100 4, 25 चौक 100 4000। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमको मैक्सिमम निकालते ही हमको पता चला कि ये 4000 होगा, क्योंकि अगर कॉमन दिया रहता तो हम लोग
मिनिमम भी निकालते हैं, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला उसका ये होता है AST/BD इक्वल टू 0.85 FY, 85 डिवाइडेड बाई FY, ठीक है। बताइए एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल टू लिबरेट, बताइए जब कोई एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या लिबरेट करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो ऑलवेज हाइड्रोजन लिबरेट करता है। क्या हाइड्रोजन लिबरेट करता है, जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। बताइए प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर ए बिल्डिंग इंक्लूड, बताइए कोई भी बिल्डिंग को प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें से क्या क्या मेजर पॉइंट जो होता है जो कि हमको ध्यान रखना चाहिए, बताइए। क्या एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, रोमनीज रोमनीज ग्रुपिंग, या फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्राइवेसी, बताइए। याद रखिएगा जब हम लोग किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, ग्रुपिंग भी ज़रूरी है, रोमनिंग भी ज़रूरी है, आपका एस्पेक्ट एंड प्रेस्पेक्ट दोनों ज़रूरी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। डी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात हो तो किसी भी प्रोजेक्ट में ग्रुपिंग तो जरूरी है ना, ग्रुपिंग बिना ग्रुपिंग के होगा कोई प्रोजेक्ट एकदम पॉसिबल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है और प्राइवेसी भी जरूरी है, एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट दोनों जरूरी है और रोमनीज भी जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बताइए ए पार्टिकल, ये क्वेश्चन तो आपको लोग बहुत बार बताया है ना। ए पार्टिकल पासिंग फ्रॉम ए 4.75 mm शिप एंड रिटर्न फ्रॉम ए 0.075 mm शिप से, तो वो कौन सा क्या होगा, बताइए। वो क्ले होगा, एकदम नहीं। सैंड होगा, ग्रेवल होगा, क्या होगा बताइए। सिल्ट होगा, ये तो हम लोग कंफर्म जा रहे हैं कि ना ही क्ले होगा ना ही सिल्ट होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को भी पता है। अब बताइए कि ग्रेवल हो सकता है। ग्रेवल कितना होता है, 80 से 4.75, यहाँ कितना दिया 4.75 से 0.075, इट मीन्स क्ले, इट मीन्स क्ले। ग्रेवल भी नहीं होगा, ठीक है, इट मीन्स क्ले। ग्रेवल कितना होता है, 80 से 4.75 होता है ना, 80 से 4.75 होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्ले कितना होता है, लेस देन 2 माइक्रोन, लेस देन 2 माइक्रोन। सिल्ट का कितना हो गया, सिल्ट का कितना होता है जी, बताइए। 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए अच्छा क्वेश्चन है। फॉर ए ब्रॉड गेज विथ M+5 स्लीपर डेंसिटी दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ फीस प्लेट निकालना है, ठीक है। देखिए फीस प्लेट ध्यान रखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई होता है फीस प्लेट, 2 से मल्टीप्लाई होता है दोनों साइड। रिक्वायर्ड फॉर ए 1 किलोमीटर ऑफ ब्रॉड गेज, बताइए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमको निकालना है फीस प्लेट। मेरा ब्रॉड गेज कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। ये इसमें हम लोग क्या निकल जाएगा, इसे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ, इसे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रेल, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 1 किलोमीटर ऑफ रेल, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो आपका 70 कितना, 76 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 77 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एट और अप्रोक्स में 76 है तो इसको हम लोग 77 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका आ गया नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 1 किलोमीटर रेल, 1 किलोमीटर रेल में आपका, ठीक है। नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर ट्रैक में, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर मेरा ट्रैक है तो उसमें कितना नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड होगा, 77, ठीक है। कितना, 77। अब हमको क्या करना है भाई, ये मेरा आ गया नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड 1 मीटर ट्रैक, 1 किलोमीटर ट्रैक के लिए। अब हमको निकालना है कि ये बोल रहा है कि क्या बोला है जी, ये बोला फाइंड, क्या नंबर क्या निकालना है हमको, फीस प्लेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको, ये जो मेरा दिया गया है, तो ये तो मेरा हो गया नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड 1 किलोमीटर में, हमको निकालना नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना होगा, चलिए निकालते हैं। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, क्या, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स बोथ साइड ऑफ ट्रैक, बताइए नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने होंगे बोथ साइड ऑफ ट्रैक के लिए, 2 इंटू 77, कितना आएगा
7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 15, कितना आ गया 154। ठीक है, ये मेरा क्या है नंबर ऑफ ज्वाइंट आ गया। और नंबर ऑफ ज्वाइंट को फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा मेरा नंबर ऑफ फिश प्लेट। ठीक है, नंबर ऑफ फिश प्लेट, फिश प्लेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 154 को। 154 को मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 308। ठीक है, कितना 308। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसको शॉर्ट में निकालना तो देखिए शॉर्ट में अगर निकालने का तरीका भी क्या है, शॉर्ट कैसे निकलेगा, मतलब इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, ये तो करना पड़े भी करेगा लेकिन तुरंत आपको अगर जैसे यहाँ दे दिया कितना 1 किलोमीटर दे दिया है, अब रोड गोज है, तुरंत डिवाइड देना है, जितना आएगा उसको अप्रोक्सीमेट में ले लेना है। और जो ये जो आएगा इसको अगर अगर फीस प्लेट बोला है तो फिर इसको 2 से तुरंत इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है, लेकिन देखिए क्या होता है कि प्रोसेस से जाना सही रहता है। ठीक है, तो प्रोसेस ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको शॉर्ट आता है वो शॉर्ट से बनाए, जिसको प्रोसेस से जाना हो प्रोसेस से जाए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपका इच्छा। ठीक है, बताइए विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। क्या है हॉरिजॉन्टल एंगल हमको मेजर करना है बाय थ्योडलाइट से। ठीक है, तो उसके बारे में बोल रहा है कि स्टेटमेंट दिया गया है, करीब 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है और हमको मेजर क्या करना है, हमको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है। तो बताएं कि इनमें से चारों में से करेक्ट कौन कौन है। कोई 2 करेक्ट होगा। ठीक है, क्या कि हमको क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। चलिए देखते हैं करेक्ट कौन है। देखिए एरर ड्यू टू adjustment of line of collimation, error due to adjustment of line of collimation and the turnian axis are eliminated by both face of reading। एकदम सही है। एरर जो है मेरा लाइन ऑफ कोलिमेशन और टर्नियन एक्सिस से इलिमिनेट कर देते हैं जब हम लोग दोनों फेस राइट फेस और लेफ्ट फेस से हम लोग रीडिंग लेंगे, तो ये जो मेरा एरर जो हुआ है लाइन ऑफ कोलिमेशन में, ठीक है, एरर ड्यू टू एडजस्टमेंट में, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जो कि बोल रहा है कि इसको एलिमिनेट हो जाता है, वो एकदम सही है। ये स्टेटमेंट मेरा सही है, मतलब पहला मेरा सही है तो ये हो सकता सही और ये सही हो सकता है, ये दोनों चांसेस नहीं कि गलती होगा। अब 2 बच गया, हमको कौन कौन सा स्टेटमेंट देखना है, तीसरा और चौथा। ठीक है जी, तीसरा चौथा देखेंगे, दूसरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दूसरा हमको तो समझ में आएगा कि दूसरा तो मेरा ऑप्शन में नहीं जा रहा है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। आप तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं कि क्लोजिंग द होरिजन इज प्रोसेस रिलेटेड टू द ओरिएंटेशन सॉरी रिट्रायरेशन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल। एकदम सही है। देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करने के लिए 2 मेथड होता है, एक आपका रिपीटेशन मेथड होता है, एक आपका रिट्रायरेशन मेथड होता है। और यहाँ जो बोल रहा है कि क्लोजिंग द होरिजन इज प्रोसेस रिलेटेड टू द रिट्रायरेशन मेथड ऑफ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, एकदम यही सही है। ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल रिट्रायरेशन मेथड हो चाहे रिपीटेशन मेथड हो, दोनों सही हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, दोनों मेथड जो है हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं किसको, हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करने में। ठीक है, तो ये दे चाहे आपका रिपीटेशन मेथड दे, दोनों सही है। तो इसमें दे दिया क्या, रिट्रायरेशन मेथड, ये मेरा सही हो गया। इट मीन्स दूसरा कहा गया जी, पहला और तीसरा सही हो गया मेरा। ठीक है, चौथा देखने का मुझे जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, चौथा देखने का जरूरत नहीं पड़ा, मेरा पहले ही सही हो गया, दूसरा सॉरी ए। ठीक है, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा हमको ऑटोमेटिक सही हो गया। ठीक है, इसी तरह होता है कुछ कुछ पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अगर हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करना है थ्योडलाइट के हेल्प से, तो कौन कौन से उसके मेथड्स, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि रिपीटेशन मेथड होता है, रिट्रायरेशन मेथड होता है। बेसिकली ये मेथड आपको जान के मतलब याद रखना पड़ेगा ही, क्योंकि इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, और बात रह गया आपका थ्योडलाइट से, तो थ्योडलाइट से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, खास करके हो गया टेम्पोररी एडजस्टमेंट हो गया, परमानेंट एडजस्टमेंट हो गया, और जितने भी टेस्ट भी हैं। ठीक है, एस्पायर टेस्ट हो गया, एस्पायर टेस्ट भी हो जाता है आपका, हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करने के लिए आपको दे देगा। उस टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस किताब, मतलब इस टॉपिक से, और किसे थ्योडलाइट टॉपिक से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन मल्टी व्यू प्रोजेक्शन द एक्स वाई लाइन इज नोन एज क्या, रिफरेंस लाइन। एक्स वाई लाइन क्या है मेरा, रिफरेंस लाइन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
बताइए एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एरिडिटी इंडेक्स कितना होता है, क्या होता है? पीईटी माइनस एईटी डिवाइडेड बाई पीईटी इंटू 100। ठीक है, ये मेरा हो गया एडिटिव इंडेक्स का वैल्यू। इसका वैल्यू कहाँ तक वैल्यू करता है? इसका वैल्यू 1 से 11 तक, 11 या क्या 13 यार, एडिटिव इंडेक्स का वैल्यू कंफर्म नहीं सर, हमको लगता है 1 से 11 है, क्या कंफर्म नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करने का तरीका भी बताया था आप लोग को ना। बेंडिंग मोमेंट, वन वे शेयर, पंचिंग शेयर। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है जी? वन वे शेयर में क्या होता है? पंचिंग शेयर को हम लोग और क्या जानते हैं? टू वे शेयर, टू वे शेयर। ठीक है, जो कि ये जो शेयर होता है इसका लोकेशन कहाँ होता है? डी बाई टू डिस्टेंस पे, डी बाई टू डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, डी बाई टू डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, तो पंचिंग शेयर का कौन आएगा? डी बाई टू डिस्टेंस, मतलब सी का टू, सी का टू, ये होगा चाहे ये होगा। ठीक है, फिर जो वन वे शेयर होता है, वन वे शेयर जो होता है ये क्या होता है? डी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, क्या डी डिस्टेंस पे था? डी डिस्टेंस कौन है देखिए तो, आपका आपका मतलब बी का क्या हो जाएगा डी डिस्टेंस पे? 3, बी का 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी जी इज अ राइट आंसर। डी इज अ राइट आंसर। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका? आपका एट द फेस ऑफ द कॉलम। बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है? एट द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बताइए, स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो कि एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिया गया है, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे मोस्ट बोला जाए कि एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, विच इज द फॉलोइंग एस्टिमेशन मेथड इज यूज फॉर ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन सा मेथड अप्लाई होता है एस्टिमेशन का? तो हमको समझ में नहीं आ रहा था यार, हॉस्पिटल में कौन सा मेथड अप्लाई होता है। फिर सोचे कि साला पर बेड का हिसाब नहीं ना है, क्या कि हम लोग क्यूबिकल कंटेंट में ही पढ़ते हैं, पर बेड पढ़ते ना है। तो फिर हमको पर बेड वाला ऑप्शन भी था, तब हम समझ में आया कि अरे पर बेड का हिसाब, इट मीन्स वही उसका आंसर होगा, वही मारे थे तो सही हो गया था। देखिए, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ शुड बी टेकन एज एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट अ फ्लोर लेवल, एकदम सही है। एंड हाइट शुड बी टेकन फ्रॉम ए फ्लोर लेवल टू द टॉप लेवल, एकदम सही है। बोथ ऑप्शन आर ट्रू, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर ट्रू। ठीक है, और याद रखिएगा जो मेनली क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, इसका यूज मेनली हम लोग कहाँ पे करते हैं? हॉस्पिटलिटी में, क्लासेस में, मतलब स्कूल में पर बेंच पे आ जाता है, और हॉस्पिटल में क्या आता है? पर बेड पे आता है। ठीक है, पर बेड हो गया, पर रूम हो गया, फिर रूम के बाद पर बेंच आ गया, उसके बाद पर बेंच, हाँ पर बेंच तक आता है। ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कभी कभी क्वेश्चन। बताइए, विच इज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इन अ फंड इन हाई कंटेंट इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विच रिजल्ट इन शॉर्टनिंग द फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम को कम करता है, क्या होगा जी? सल्फेट, लाइम, सिलिका, या फिर एल्यूमिना? बताइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? हाई कंटेंट ऑफ रेपिड हार्डनिंग सीमेंट, रेपिड हार्डनिंग सीमेंट में किसका कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि क्या करता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसका ज़्यादा कंटेंट होने से जो मेरा फाइनल फाइनल सेटिंग टाइम है वो कम कर देता है। देखा, शॉर्टनिंग कम कर देता है, तो क्या होता है? ऑलवेज लाइम, लाइम का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। और जैसे ही उसका फंक्शन क्या होता है लाइम का, जैसे वो क्या करता है, जैसे ही लाइम का कंटेंट ज़्यादा होने पे वो क्या करेगा, वो सेटिंग टाइम को, रिपीट हार्डनिंग के सेटिंग टाइम को कम कर देता है। एकदम ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों,
बताइए विच इज द फॉलोइंग IS कोड प्रोवाइडेड फॉर द रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। बताइए कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए हम लोग कौन सा आईएस कोड प्रेफर करते हैं? बताइए 4041, 2386, 10 262, 21 का है जी, कंक्रीट मिक्स डिजाइन का है, मिक्स डिजाइन, ठीक है। 1786, सॉरी 7861, 7861 क्या है इसका कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए? तो ये याद रखिएगा जो आपका कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए आपको होता है क्या है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए 7861 कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। बताइए विच द फॉलोइंग केसेस विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन ए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बताइए स्टेटमेंट दिया गया है, 4 को स्टेटमेंट, 3, हाँ 4 स्टेटमेंट है। अब किस कंडीशन में बोल रहा है कि विच द फॉलोइंग केस में रिडक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है बियरिंग कैपेसिटी सॉइल, किस कंडीशन में हो रहा है बताइए। देखिए पढ़िए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि डेप्थ ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो बिलो द बेस ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, एकदम नहीं, ग्रेटर देन बोल दिया तो मतलब ये गलत हो गया। इक्वल टू और ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फुटिंग, विड्थ तो कभी विड्थ पे तो डिपेंडेंट नहीं करता, तो इंडिपेंडेंट रहता है, ये बोल रहा है विड्थ बोल रहा है, एकदम गलत हो गया स्टेटमेंट। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग इज लेस देन द विड्थ ऑफ फुटिंग, एकदम सही, एकदम सही होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी सॉयल जब होता है, जो होता है वो एलवेज आपका बियरिंग के विड्थ पे कभी नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन विड्थ, मतलब विड्थ को ज़्यादा बोल रहा है कि विड्थ ज़्यादा है, इस कंडीशन में ये फॉल्स हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। हम लोग एलवेज क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग बियरिंग कैपेसिटी सॉयल का हम लोग निकालते हैं किसी भी फुटिंग का, तो हम लोग विड्थ को कंसिडर करते हैं, इंडिपेंडेंट कंसिडर करते हैं, उसका कोई मतलब रोल नहीं रहता है कितना भी लंबा रहे। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ बोल रहा था कि ग्रेटर देन, इट मीन्स ये गलत हो गया। द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग इज लेस देन, ऑलवेज लेस देन होता है, ना कि ग्रेटर देन होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि वाटर टेबल इज एट लेवल ऑफ ए बेस ऑफ फुटिंग, एकदम सही। वाटर टेबल इज बिलो एट द बेस ऑफ फुटिंग, एकदम सही, मतलब पहला नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। सी इज राइट आंसर। बताइए क्या निकालना, हाउ मच इन दी फिक्स इन मोमेंट निकालना है फ्रॉम दी लेफ्ट साइड ए। लेफ्ट साइड ए पे पूछ रहा है कि फिक्स इन मोमेंट कितना इसका होगा, बताइए। हाउ मच इन दी फिक्स इन मोमेंट M1 on the left side, लेफ्ट सपोर्ट ए ऑफ ए फिक्स बीम गिवन डायग्राम, फिक्स बीम दिया गया है, जो कि पूछ रहा है कि फिक्स इन मोमेंट जो होता है लेफ्ट साइड क्या होगा। W A क्या होता है, WA/B² WA/B²/L², अगर मेरा बोला है ए साइड से, अगर ए साइड से बोला है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और मेरा बी साइड से बोलेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ बोल दिया किसके, लेफ्ट साइड से बोला है, ठीक है, तो इस साइड से बोल रहा है, इट मीन्स इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे WA/B²/L², ठीक है। रही बोलता कि अगर राइट साइड से बोलता ना, तो राइट साइड से बोलता तो हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं लेफ्ट वाले का, तो क्या हो जाता WA²B/L², ठीक है। समझ में आया क्या होता, WA²B/L², कब बोलता, जब वो राइट सपोर्ट से बोलता तब, लेकिन यहाँ बोले लेफ्ट सपोर्ट से, तो मेरा हो जाएगा ये वाला WA²B/L², ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। बताइए ए पाइप लाइन इज 6 किलोमीटर लॉन्ग है एंड हैविंग a 20 centimeter diameter connect to a reservoir A and B. The rate of discharge in the pipe is 30 liter per second. Find out difference in reservoir level. डिफरेंस इन रिजर्वायर लेवल, ऐसे कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, बताइए।
ए पाइप लाइन इज 6 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैविंग ए 20 सेंटीमीटर डायमीटर कनेक्ट टू रिजर्वायर ए एंड बी, ठीक है। द रेट ऑफ डिस्चार्ज दे दिया गया है, फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेड ऑफ जो लॉस ऑफ हेड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 GT, ठीक है। एक आपका हेड लॉस का फॉर्मूला हो गया डार्सी बीस्वेच इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्या, क्योंकि हमको डिस्चार्ज दे दिया गया था, डिस्चार्ज के टर्म में हम लोग को याद रखना पड़ेगा क्या है फॉर्मूला, एफ एल क्यू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डी के पावर 5, ये भी फार्मूला है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसी में क्या कि हमको डिस्चार्ज के टर्म में दिया, हमको डिस्चार्ज भी यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। एफ मेरा कितना है जी, एफ, अरे यार इसमें तो एफ देवे नहीं किया है, एफ का वैल्यू मिसिंग है, एफ का वैल्यू मिसिंग है, एफ का वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे, 6, मतलब एफ का वैल्यू कुछ होगा यहाँ पर मिसिंग कर दिया है, टाइपिंग एरर कर दिया है थोड़ा यार, ठीक है। हेडलेस का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, एफ का वैल्यू होगा इंटू एल, कितना है एल आपका 6 किलोमीटर, 6000, डिस्चार्ज 30 क्या है मेरा लीटर पर सेकंड में है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज कर लेते हैं हम लोग, तुरंत चेंज करेंगे, क्या आ गया 0.03 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डाया कितना है 20, ठीक है। तब क्या होगा पाई बाय 4 भी लिखते थे, नहीं तो फिर डायरेक्ट क्या कि हम लोग फॉर्मूला थोड़ा सा और हम लोग प्रिसाइज कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 0.2 का स्क्वायर कर देंगे यहीं पे, ठीक है। अगर यहाँ पे बैठाना रहता ना तो हम लोग यहाँ पे पाई बाय 4 करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग और इसका जब फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं कि जितना भी मतलब 2-3 बार उसको ये करने के बाद फॉर्मूला हम लोग का ये रिजल्ट निकल के आया है, तो इसमें हम लोग को पाई का वैल्यू बैठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 12.1 इंटू डी के पावर 5, ओ सॉरी यहाँ पर डी के पावर 5 होगा ना, हम 2 लिख दिए, डी के पावर 5। यहाँ एफ का वैल्यू यार क्या था, ए पाइपलाइन 6 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैविंग 20 सेंटीमीटर डायमीटर कनेक्ट टू ए रिजर्वायर, हाँ तो एफ का वैल्यू क्या देगा यार, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट है थोड़ा, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, देखिएगा मिस प्रिंट, मिस प्रिंटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द आर्क डिफाइंड इन ए कंप्यूटर, अरे यार ये तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है यहाँ, क्वेश्चन कुछ और ऑप्शन कुछ और है, क्या मजाक है यार, हाँ ऐसे काम चलेगा, बताइए। द सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट एज ए रिवर्स ऑफ एन रिएक्शन टर्बाइन, कैसा रिएक्शन, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है एलवेज क्या होता है, इनवर्ड रेडियल फ्लो, ठीक है, इनवर्ड रेडियल फ्लो एलवेज याद रखिएगा, रिएक्शन क्या होता है एलवेज रेडियल फ्लो होता है कौन, रिएक्शन टर्बाइन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो एलवेज क्या होता है, वो एलवेज का रिवर्स इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन, ठीक है। और एक बात और आपको जानना चाहिए कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, एडिशनल पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, इसमें क्या आपका जो होता है वाटर जो होता है, ठीक है, ये आप मेनली आपका किस टाइप का विस्कस वाटर के, जैसे कोई भी क्या बोल सकते हैं इसको हम, इसको बोल सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज हम लोग मेनली कहाँ पे करते हैं, तब मेनली आप लोग देखे होंगे तेल निकालने वाला, जो आपको बहुत बड़े बड़े मशीन से जो तेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। और इसमें जो डिस्चार्ज कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण इसका एफिशिएंसी कम होता है एज कंपेरिजन रिसिप्रोकेटिंग पंप के कंपेरिजन में, इसका एफिशिएंसी कम होता है कंपेरिजन रिसिप्रोकेटिंग पंप के कंपेरिजन में। इसमें डिस्चार्ज इसमें कंटिन्यूस रहेगा, डिस्चार्ज इसमें कंटिन्यूस रहता है, लेकिन आपका रिसिप्रोकेटिंग पंप का बात करें तो डिस्चार्ज इसमें कंटिन्यूस नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरा बात करें, तीसरा पॉइंट, इसमें सिंगल एक्शन रिसिप्रोकेटिंग पंप का फॉर्मूला क्या होता है, ALN/60, सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप फॉर्मूला क्या होता है, ALN/60, और डबल के केस में 2ALN
डिवाइडेड बाय 60 होता है। ठीक है, तो इस ये दो फार्मूला है, इसे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसीलिए मैं लिखा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों फार्मूला। ठीक है, तो जितना मैं बोला हूँ उतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारा पॉइंट जो भी बोला हूँ सारा एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताइए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.7 √f(c)। अब ये हो करना पड़ेगा तो दिखते ना है, कितना है? 20 है। कितना करिए, 8 4 चक 16 √20 का कितना, इसका करीब कितना हो सकता है? अच्छा थोड़ा ऑप्शन से देखते हैं। 10 तो होगा नहीं, कोई जन्म में नहीं होगा। 5 होगा नहीं, 3.5 होगा या फिर 3.13 होगा। 0.7 √6 हो गया तो 4 चक 16, 5 5 25, ज़्यादा हो जा रहा है। 4, अगर 4 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो फिर 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या कैसे, यही दो रूट 20 है। √20 को हम करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? √20 को हम लोग करेंगे, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, √20 को निकाल लीजिएगा। अगर 4 है, अगर हम लोग 4 मारते हैं, ठीक है 4 लेते हैं, 4 इंटू 0.7, 7 चौक 28। ठीक है, 28, तो मतलब इसका नज़दीक में मतलब यही हमको लग रहा है। 28 3 31, 35 तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो अगर इस टाइप से जाएं हम लोग अप्रोक्सीमेट तरीका से, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। बताइए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग ए लोड रिजल्टिंग फ्रॉम अ wind and seismic load providing for a deformation such as member does not adversely effect of a stress in any part of member is known as। बताइए उसका क्या होता है, उसका क्या होगा, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा? ये सारा आप लोग जानते होंगे। किसके कौन सा आपको मेन पॉइंट इसमें क्या पकड़ना है? डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट ऑन स्ट्रेस। अरे यार इसका भी ऑप्शन अलग खेल, अलग फ्लोट चल रहा है। चलिए अपना इस ऑप्शन बनाते हैं। 180, दूसरा 250, तीसरा 350, चौथा कितना 400। बताइए 400 कौन सा ऑप्शन होगा जी? बताइए। The maximum slenderness ratio of compression member carrying a load of resulting from a wind or seismic load providing deformation such as a member does not adversely affect the stress in any member। उस क्या होगा, उसका जो वैल्यू होता है एलवेज 250। ठीक है, प्री टेंशन मेंबर के लिए 400 हो गया, अर्थक्वेक लोड के लिए 180 हो गया। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर। बताइए in context of simplification, sorry specification, sorry, in context of a specification of a first class building चौखट shall be। बताइए चौखट shall be फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में जो हम लोग चौखट यूज करते हैं, किस टाइप का चौखट आता है, कौन सा वुड का आता है? मुलबेरी का, टीक वुड का, या फिर शीशो वुड का, या फिर ओनली आर शीशो तो होबे नहीं करेगा ये। मुलबेरी हम लोग इसको हम लोग MS, इसको हम लोग स्पोर्ट बनाने में करते हैं। टीक वुड का, एकदम टीक वुड का होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक 10 क्यूबिक ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड टू ए 32 हेक्टेयर ऑफ ए फील्ड फॉर ए कितना 4 घंटा में। Soil probing after the irrigation indicate at a 0.3 meter of a water has been stored in a root zone। 0.3 meter of a water has been stored in root zone। The water application efficiency निकालना है भाई, कैसे निकलेगा? एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालना है। चलिए हम निकालते हैं, फॉर्मूला बैठाइए। क्या था एप्लीकेशन एफिशिएंसी फॉर्मूला? डिलीवर्ड ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन रूट जोन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द फील्ड। मतलब फील्ड से कितना वाटर हम लोग सप्लाई किए रूट ऑफ जोन के लिए। ठीक है, डिलीवर ऑफ रूट मतलब सप्लाई ऑफ रूट जोन के लिए कितना वाटर हम लोग सप्लाई किए, कहाँ से? फील्ड से। उसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है,
बताइए हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले। चलिए देखते हैं। डिलीवर्ड वाटर डेप्थ इन फील्ड कितना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर, या फिर एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, मतलब कितना हम लोग वाटर डिलीवर्ड किए फील्ड में। ठीक है, तो हम लोग लिखें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड डिवाइडेड बाई क्या, एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो होगा डिलीवर्ड ऑफ वाटर डेप्थ इन द फील्ड। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड करेंगे, तो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, ये तो हमको निकालना है ना, ये हमको निकलेगा। एरिया ऑफ फील्ड दिया हुआ है कितना, एरिया ऑफ फील्ड 32 हेक्टेयर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 32 गुना 10 के पावर 4। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड, तो हमको डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ से मेरा आ जाएगा कि इधर क्या आ जाएगा, डेप्थ डिलीवर्ड वाटर डेप्थ। एक मिनट, थोड़ा मैं सही से आपको कर देता हूँ। डिलीवर्ड वाटर डेप्थ इन फील्ड में हम कितना वाटर डिलीवर किए। ठीक है, इक्वल टू, ये मेरे यहाँ पर एरिया हो गया कितना, 32 गुना 10 के पावर 4, और यहाँ पर जो होगा मेरा डिलीवर्ड थी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड, कितना वॉल्यूम होगा भाई। वॉल्यूम को निकालने के लिए देखिए मेरा जो एरिया दिया गया है, 4 घंटा तक लगातार पानी दिया गया है। ठीक है, जिसमें से हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुना 1440, मतलब चेंज कर दिए हेक्टेयर को, आवर को। ये जो आपका होगा कितना होगा, 14.4 गुना 10 के पावर 4। ठीक है, तो कितना हो गया, 14.4 गुना 10 के पावर 4। यहाँ सब सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, डिलीवर्ड ऑफ वाटर, अरे यार थोड़ा चार्ज लगा लेते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, डिलीवर वाटर डेप्थ इन द फील्ड। ठीक है, वाटर डेप्थ यहाँ से फील्ड कितना निकल जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.45। ठीक है, 0.45 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला क्या निकालना है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का था। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द रूट जोन में कितना हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, 0.3 मीटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 0.3 मीटर डिवाइडेड बाय 0.45 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, आपको जो आपका आंसर आएगा वो आपको करेक्ट आंसर आएगा, मतलब 66.67%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बताइए। अब हमको निकालना क्या, ये हॉरिजॉन्टल बीम। सो इन गिवन फिगर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर फ्रॉम एंड पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर निकालना है इस बीम का। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन मान के चलिए कि एक सेक्शन कंसीडर कर दिए हम। ठीक है, एक्स कोई सेक्शन है जिसका डिस्टेंस कितना है, हम बोल एक्स डिस्टेंस हम लोग ले लिए। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स के ऊपर हम लोग बेंडिंग मोमेंट 0 लेने, चलिए हम लोग मोमेंट लगाते हैं 10 गुना कैसे घूमेगा ये, 10 गुना एक्स माइनस ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन कितना 16 गुना एक्स माइनस 0.5, कितना 0.5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 10x माइनस, अगर इक्वल टू कर देते हैं तो कितना 16x माइनस कितना
16/85 तो 0.8 इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 16 में से 10 गया तो 8x 6x इजकल टू 0.8। ठीक है, यहाँ से हम चेंज करें तो x मेरा कितना आ जाएगा 0.33, 1.33, ये मेरा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये जो मेरा जो आंसर होगा ये मेरा आ गया क्या, x का डिस्टेंस आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर कहाँ पे होगा ना, तो फ्रॉम ए डिस्टेंस पे मेरा x डिस्टेंस यहाँ से आए यहाँ तक कितना आ गया, पॉइंट 1.33। तो हमको ए फ्रॉम ए डिस्टेंस से हमको निकालना है, तो अगर ए डिस्टेंस से निकालेंगे तो टोटल यहाँ से कितना डिस्टेंस है 0.15 और 0.5, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2 मीटर। ठीक है, और 2 मीटर में से अगर 1.33 हम घटा देंगे तो जो मेरा आ जाएगा, निकल जाएगा डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर वाला पॉइंट, 2 में से 1.33 घटाएंगे तो कितना होगा 0.66। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, 0.66 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं, बस एक बीम दिया था जिसमें हम लोग पूछ रहा था क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक सेक्शन कंसीडर किए। ठीक है, सेक्शन कंसीडर किया, फिर हम वही सेक्शन से हम लोग बेंडिंग मोमेंट लिए, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो रिएक्शन दिया गया था, जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 को हम लोग, ये तो बेसिक तो सबको पता ही होगा, 10 गुना इतना हो गया, फिर ये रिएक्शन था तो ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो 10 कितना 16 इंटू एक्स माइनस 0.8। ठीक है, 0.5 सॉरी 0.5, उसके बाद ये दोनों गुना कर दिए, गुना किए उसके बाद 16 में से 10 घटा दिए, जितना है वो 16 कर दिए। ये हमको निकालना था कहाँ से, फ्रॉम इंड एट इंड पॉइंट से, तो इसका डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ 2 मीटर था, जो आया तो उसको घटा दिए, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। ये ड्राई सॉइल जिसका भॉइड से दिया गया है कितना है जी, ये ड्राई सॉइल भॉइड से दिया गया है 0.4 मीटर, विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ भॉइड रेशियो, वाटर इज एडेड टू ए सैंपल so that its degree of saturation is 35%, considering the unit weight of water is 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया गया है, स्पेसिफिक द डिफरेंस इन यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल, यूनिट वेट निकालना है, कैसे निकलेगा बताइए तो। चलिए हम लोग निकलते हैं, गामा डी लगाते हैं, ड्राई यूनिट वेट जी गामा डब्ल्यू बाई 1+E। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकलेगा जी, यहाँ से आपका गामा डी निकाल देगा जी, मेरा कितना दिया गया 2.65 इंटू गामा डब्ल्यू कितना दिया है, गामा डब्ल्यू आपका 10 दिया है। ठीक है, 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 1+E, ई हमको कितना है, ई डिवाइड से 0.4। ठीक है, जब यहाँ से आप लोग गामा डी निकालेंगे तो कितना आएगा, गामा डी इसको सॉल्व कीजिए, इसको जो सॉल्व कीजिएगा जितना आपका आंसर आएगा कितना आएगा 18.9 आएगा। ठीक है, आपका 18.9 आएगा, आपका गामा डी आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, यूनिट वेट निकालना है। ठीक है, तो गामा डी इक्वल टू आप लोग क्या जानते हैं, यूनिट वेट, न्यू यूनिट वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, तो न्यू यूनिट वेट कितना है, हमको ये निकालना है गामा न्यू। ठीक है, गामा डी कितना है 1 कितना है 18.9। ठीक है, 18.9 इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है 10, वाटर कंटेंट कितना है जी 35% है ना। ओहो, पहले हमको एस निकालना पड़ेगा ना, एस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी सहवाग वाला फॉर्मूला से, तो ई मेरा कितना है 0.4 है, इंटू 0.4 इंटू एस कितना है 0.35 डिवाइडेड बाई, यहाँ से जी कितना है 2.65, यहाँ से निकल जाएगा मेरा डब्लू। ठीक है, यहाँ से डब्लू मेरा कितना आ जाएगा 0.05। ठीक है, 0.02 आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डब्लू पुट देंगे कितना 0.052, डब्लू का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, बस इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ नहीं किए, देखिए यहाँ तक हम लोग गामा डी निकाल दिए। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट से हम लोग गामा डी आ गया कितना 18.9। ठीक है, गामा डी आया, उसके बाद हमको क्या निकालना था, हमको चाहिए यहाँ पर यूनिट वेट चाहिए। ठीक है, तो हमको उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा डब्लू। ठीक है, वाटर कंटेंट निकालना पड़ेगा, सहवाग फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल दिए, वाटर कंटेंट निकल गया, वाटर कंटेंट कितना निकल गया 0.052। ठीक है, मेरा वाटर कंटेंट आ गया, वाटर कंटेंट निकालने के बाद हम लोग बैठा दिए बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट वाला फॉर्मूला में क्या होता है, न्यू यूनिट वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला हम लोग बैठा दिए, यहाँ से जो वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा।
हमको निकालना था गामा न्यू इधर करके इसको मल्टीप्लाई में भेज दिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, बताइए हाउ मच सेल बी डेवलपमेंट लेंथ ऑफ 25 mm डाई ऑफ डिफॉर्मिंग रिइंफोर्स बार, जो कि 400 FE 415 इंटेंशन में दिया गया है। निकालना डेवलपमेंट लेंथ, बताइए फॉर्मूला क्या होता है दी, एल डी इजकल टू कितना, 5 σ ST डिवाइडेड बाई 4 τ BD। बताइए फॉर्मूला, यहाँ पर 415 दिया है, कितना इंक्रीज करेगा बताइए, 415 दिया है कितना इंक्रीज करता है बताइए। डिफॉर्म बार के केस में टाउ बीडी कितना इंक्रीज करता है 60%, और माइल्ड स्टील बार के केस में कितना इंक्रीज करता है तो 25%। ठीक है, तो फाइव फाइव कितना है 25, ठीक है, अब 0.85 इन 5 में सिग्मा ST कितना है 2.24। देखिए क्या दिया कि गिवन दैट डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके लिए मैं हमको 0.85 इंटू 415 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दिया है ना, और यहाँ गया 4 इंटू 2.24। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1007 आएगा। ठीक है, 1007.39 mm। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जहाँ पर बोल दिया कि गिवन डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर डिफॉर्म बार इज इतना, डिफॉर्म बार का वैल्यू दे दिया गया था, लेकिन यहाँ जैसे बोला ना कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, तुरंत हमको अपना जो वैल्यू दिया गया 0.85 हमको मल्टीप्लाई करने का इंटू 415 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बताइए कितना था, क्या पूछ रहा है कि फिक्स बेस सिमेट्रिकल फ्रेम इन फिगर राइट अ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फ्रॉम ए मोमेंट एट पॉइंट बी पे निकालना है मोमेंट, कितना होगा जी, मोमेंट एट बी से ए पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, कैसे होगा, मोमेंट एट फोर्स मोमेंट एट बी से ए प्लस 2EI डिवाइडेड बाई L प्लस 2 थीटा बी प्लस थीटा ए। ठीक है, 2 θ B प्लस थीटा ए। ये मेरा फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर अ मोमेंट एट पॉइंट बी पॉइंट में हमको मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो मोमेंट एट बी से ए इजकल टू मोमेंट एट बी से ए क्या है जी, 4EI बाई एल। ठीक है, कितना हो जाएगा, L 4 है, यहाँ से हम लोग इंटू 2 θ B जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ये आपका EI होगा इंटू θ B, मोमेंट एट बी से ए। ऑप्शन नंबर क्या, बी इज अ राइट आंसर। ये थीटा है, थीटा बी है। ठीक है, EI थीटा बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्तों। बताइए विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल रहा है, कौन सा गलत है। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लोड डिपेंड अपॉन द रेसिस्टेंस ऑफ लोड, एकदम गलत, ये मेरा सही है। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच लोड इन अ सेम एंड इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड फॉर अ सर्किट, एकदम सही है। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट में बी बिगर और स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, एकदम गलत है। द रेसिप्रोकल of the total resistance is equal to the sum of the reciprocal of all resistance in the circuit, एकदम सही। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन मेरा यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताइए इन इज यूज मेनली फॉर ए कास्ट आयरन पाइप फॉर ऑल साइज एंड कंक्रीट पाइप बिलो 60 सेंटीमीटर डायमीटर, उसको कौन सा पाइप बोलते हैं एलवेज हम लोग, स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। कौन सा जो जॉइंट बोलते हैं एलवेज हम लोग, स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए इजी क्वेश्चन है, हार्डनेस से कितना होगा, हार्डनेस क्या होगा, हार्डनेस
ब्रैकिश वाटर फ्रॉम सी, रेसिडुअल एम्पियर नंबर, टर्बिडिटी। चलिए मैच द फ्लोइंग कीजिए, मैच द फ्लोइंग कीजिए। तो इसमें से हमको जो आ रहा है, हमको आ रहा है हार्डनेस। हार्डनेस क्या हो गया जी, जियोलाइट प्रोसेस से, ठीक है। ए का तीन, दो गो में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मेरा जो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी हम लोग कैसे करते हैं जी, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, कोएगुलेशन, एकदम यही होता है। ये सब स्टेज से तभी तो हम लोग टर्बिडिटी फाइंड करते हैं। D5, डी, अरे यार दोनों में कॉमन है, इसमें भी इसमें, गजब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका ब्रेक किस वाटर फ्रॉम अ सी, क्लोरिनेशन या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, बताइए। रेसिडुअल एम्पियर नंबर, क्लोरिनेशन, रेसिडुअल एम्पियर नंबर, क्लोरिनेशन। ऑप्शन नंबर सी का 2, C2, ऑप्शन नंबर बी, डी जा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जा राइट आंसर। बताइए विच द फॉलोइंग इज विच इज फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ कैरीज वे मार्किंग। मार्किंग में इनमें से कौन सा कैटेगरी नहीं है, बताइए कौन सा उसके अंदर नहीं है। पेमेंट एज लाइन, नो ओवरटेकिंग सेट, नो ओवरटेकिंग जोन, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, कौन सा नहीं है जी, हाँ। कर्व मार्किंग फॉर विजिबिलिटी, पेमेंट एज, या फिर नो ओवरटेकिंग, या फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, कौन सा क्लासीफाई नहीं किया जाता है इन कैटेगरी ऑफ कैरिज वे मार्किंग में, आपका यही क्लासीफाई नहीं किया जाता, कौन, कर्व मार्किंग फॉर विजिबिलिटी। बाकी ये भी होता है, भी होता है, ये भी होता है। तो मेरा ये ऑप्शन जो कि मेरा गलत है, नोट पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विच द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर ए कैटेगरी ऑफ कैरिज वे मार्किंग। कैरिज वे मार्किंग के लिए कौन सा उसके कैटेगरी में नहीं आता है, तो मेरा ये नहीं आता, कौन नहीं आता है, कर्व मार्किंग फॉर ए विजिबिलिटी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, टाइम भी थोड़ा सा हो गया ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, भारत माता की जय।